आशीष हांडा जी। आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को, निशा जी और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। निशा जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे और जो आपने पॉइंट्स उठाए, मैं दोनों का कोशिश करूंगा जवाब देने का। आप क्या है ये समझिएगा कि यहां पे कोई भी मैच जीतने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो होता है आपका खुद का अच्छा प्रदर्शन और एक होता है आपकी ऑपोजिशन टीम का खराब प्रदर्शन। और इसको ऊपर वाले की मेहरबानी कहिए कि हमारे साथ दोनों ही चीजें हैं। जहां पे मोदी की गारंटी है और सबको पता है कि एक अकेला सब पे भारी है, और वहीं पे इंडी गठबंधन जो है उसके खुलते हुए तार और एक दूसरे के बाल नोचने की प्रक्रिया धीरे धीरे हम सबके सामने आती चली जा रही है। आशीष जी, अब आप अपनी बात रखिए। जी निशा जी, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कांग्रेस इंडी गठबंधन के पैर का बंधा वो पत्थर है जो उसको नीचे खींच रही है, क्योंकि अपने 54 साल के बालक के प्रति जो अंधा प्यार इनका है वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो इनको कहां तक लेके जा रहा है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर को ये अपना नेता बनाए घूम रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मोदी जी का जो नारा है ना, कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें सबसे बड़ी हमारी मदद हमारा ब्रांड एम्बेसडर और इनका 54 साल का युवा नेता ही कर रहा है। खैर एनी हाउ, वो उनका अपना पर्सनल इश्यू है, उससे हमें लेना देना नहीं है कि 55 में से 50 इलेक्शन उन्होंने हरा दिए, फिर भी वो इनका सर्वोच्च नेता कैसे बने हुए हैं वो ये जाने, इनका काम जाने। मैं थोड़ा डाटा और स्टैटिस्टिक्स आपके दर्शकों को बता दूं, क्योंकि जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती, तो वो 303 सीटों में से आपके दर्शक शायद ये जानना चाहेंगे कि 224 सीट ऐसी थी निशा जी जिसके अंदर वोट शेयर जो था बीजेपी का, इकलौता बीजेपी अलोन का कह रहा हूं, एनडीए का नहीं कह रहा, मोर देन 50% था 224 सीट्स में 303 में से। उसके मुकाबले की तैयारी है इनके पास। और बताता हूं मैं आपको, इन 303 सीट्स में से 106 सीट तो ऐसी थी जिसके ऊपर 7 स्टेट्स में थी ये 106 सीट, जिसके ऊपर डायरेक्ट हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ था और उन्होंने मुंह की खाई। कांग्रेस औसतन अगर मैं पकड़ूं तो ये 550 सीटों में से 450 से 500 सीटों पे तो अपने कैंडिडेट जरूर खड़े करती है, लेकिन अगर ये इंडी गठबंधन के ऊपर कायम रहे तो इनको 200 सीटों से ऊपर मिलेंगी ही नहीं। तो क्या ये 200 सीट आशीष जी, अंसारी जी जल्दी से देने के लिए तैयार है? अभी समझिएगा कि अभी बहुत सारे आंकड़े मेरे भाई ने दिए कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं कि अगर इनमें से एक भी आंकड़ा उन्हें गलत लगे, क्योंकि भारत की जनता को तो ये सारे आंकड़े सही लगते हैं कि ये मोदी सरकार है जिसने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, ये मोदी सरकार है जिसने 3 करोड़ लोगों को पक्का घर दिया, 12 करोड़ टॉयलेट बनाए गए, 12 करोड़ जलों में नल पहुंचाया गया, 10 करोड़ एलपीजी सिलेंडर बांटे गए, 27 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, 97,000 स्टार्टअप हुए जिसमें से 100 यूनिकॉर्न थे। निशा जी, 4 यूनिकॉर्न होते थे पहले, अब 100 यूनिकॉर्न है। 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि के अंतर्गत पैसा मिला। 6 गुना कृषि का बजट बढ़ा दिया गया। 1.33 लाख करोड़ सेटलमेंट पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत हुई। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। एक्सपोर्ट हमारा 750 बिलियन से क्रॉस हो गया। जन औषधि केंद्र में जहां 1 रुपए का सैनिटरी पैड और 70,000 के स्टंट की बजाय 7,000 का स्टंट मिलने लगा, वो आम जनता को क्लियर दिखाई देता है कि विकास पुरुष कौन है, वो कौन है जो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ लेके जा रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो राम मंदिर बनवाना हो, ट्रिपल तलाक हटाना हो, वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना हो, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कराना हो, ये किसके शासन में हुआ? पिछले 9 साल के अंदर जितना परिवर्तन इस देश ने देखा है वो सच में पिछले 70 साल में नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन जिस स्पीड से काम पिछले 9 साल में हो रहा है वो अपने आप में कीर्तिमान है। वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी 18 आ चुकी है। एयरपोर्ट डबल होके 74 से 148 हो गए हैं। मेट्रो 5 सिटी में थी जो 20 में आ गई है। नेशनल हाईवे
की जो कंट्रीब्यूशन है वो 53,000 किलोमीटर बन चुका है। आप समझिएगा कि रूरल रोड भी अगर 3 लाख किलोमीटर बन जाए, हाँ। और इसके अलावा अगर 1.5 करोड़ युवकों को यूथ को ट्रेनिंग करके पीएम कुशल विकास योजना में जोड़ दिया जाए, तो क्या यह देश उन्नति की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा? लेकिन कुछ लोगों की आंखों पे इस तरह की पट्टी बंदी है कि उनको दिखाई ही नहीं देता कि इस देश में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यहां तक कि इंटरनेशनल गारंटी मोदी की अब मानी जानी शुरू हो गई है। हम सबने देखा पुतिन जी ने क्या बयान दिया। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो यहां के हैं उनको अभी भी दिखाई नहीं देता कि ये देश प्रगति के पथ पे अग्रसर है। और ऐसे में 2024 का इलेक्शन मुझे नहीं लगता हमें किसी भी गठबंधन से कोई भी किसी तरह की जिसको कहते हैं ना नाम मात्र भी हमें चिंता करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये वही गठबंधन है जो अब तक कितनी मीटिंग कर चुका। निशा जी, आपके दर्शक ये जानना चाहें तो पहली मीटिंग इन्होंने करी 22 जून को, जो कि बिहार में पटना में हुई, जिस मीटिंग के अंदर आप आदमी पार्टी और कांग्रेस गुत्थम गुत्था थी। किसी तरह से ममता जी ने उनको सुलझाने समझाने का प्रयास किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। दूसरी मीटिंग इन्होंने करी 17-18 जुलाई को बेंगलोर में। उस मीटिंग में भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि आखिरी टाइम तक आपने उसको बायकॉट करने की कही, और तब तक एनसीपी भी स्प्लिट होके इंटी गठबंधन का जो था और सिरा मजबूत होने की बजाय कमजोर कर चुकी थी। इसके बाद इन्होंने समझिएगा, इन्होंने कहा हम एक टीम बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनाएगी। 18 जुलाई की बात बता रहा हूं आपको। आज तक सीट शेयरिंग के ऊपर कोई बात हो नहीं सकी। निशा जी कहते हैं कि द रियल टेस्ट ऑफ द टायर इज व्हेन द टायर मीट्स द रोड। ठीक इसी तरीके से जब तक ये सीट शेयरिंग के ऊपर बात नहीं करेंगे ना, तब तक इनका गठबंधन कितना मजबूत है हम सबको तभी समझ में आएगा, और वो ये करने को तैयार नहीं है। आज की डेट में कांग्रेस जो खुद को बड़ा भाई मान के इस गठबंधन में रहना चाहती है, वापस आपके पास कौन उसको बड़ा भाई मान रहा है? ठीक है, मेहनत का विषय है। ठीक है आशीष, क्योंकि आप देखिए वो जो है वहां के मुख्यमंत्री हट गए, जो उन्होंने कहा था लाडली बहना, वो एक दिक्कत है बीजेपी के लिए। दूसरा जो है वो उनको हटाया, सिंधिया जी को नहीं दिया, तो वो एक दिक्कत है। हाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीष जी जल्दी से एक रिएक्शन। आशीष जी जी निशा जी, सबसे पहले तो मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार रजा जी को ये बता दूं और आपके दर्शकों को भी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि अपने एमपीज को वहां पे चुनाव लड़ाना हमारा डिसीजन था। हाँ। हमारे एमपीज का रेजिग्नेशन दिलाना हमारा डिसीजन था। हाँ। और हमारी आला कमान को बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है। हमारी आला कमान को मालूम है कि इस बार भी जो इलेक्शन लड़ा गया था वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था। हाँ। कोई हमने चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था। और आम जनता के बीच में जो एक धारणा बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि भैया कोई बात नहीं, विधानसभा में तो हम देखेंगे किसको देना है किसको नहीं देना, लेकिन लोकसभा में तो आएगा तो मोदी ही। इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं। यही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबा था। यही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबा था। हिमाचल और कर्नाटक को शायद उन्होंने ज्यादा तवज्जो दे दी थी। नहीं ऐसे ना निशा जी, हाँ। ये कुछ लोग इसको कॉन्फिडेंस कहेंगे, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे। हाँ। लेकिन ये हमारी कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। हाँ। कि हमें पता है कि हमारा जो कैडर है वो कैडर नाराज नहीं होता। हमारे यहाँ पे अगर हमने चौहान जी को नहीं बनाया तो वो मुंह फुला के नहीं बैठ गए हैं। हमारे यहाँ पे अगर हमने किसी को भी हम अगर नहीं कोई सीट देते हैं तो वो नाराज नहीं हो जाता है। हमारे यहाँ पे पार्टी का एक संगठित और एक जिसको कहते हैं ना। ठीक है आशीष जी, वापस आपके पास लौटूंगी। अमिताभ, वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नशा। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक 17 से 20 दिसंबर के बीच किसी दिन होने का अनुमान है। आपको बता दें कि इसकी नियत तारीख अभी तय नहीं की गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर खासा कौतूहल है। माना जा रहा है कि विपक्ष कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर मंथन करेगा जिनका राज्यों के चुनाव में उसे फायदा नहीं मिला है। इसमें जातिगत जनगणना और ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे मुद्दे भी हैं। साथ ही विपक्ष के सामने अहम सवाल सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर बना हुआ है और आज
इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक अब 17 से 20 दिसंबर के बीच कभी भी हो सकती है और सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर बना हुआ है और कौन इसका नेतृत्व संभालेगा इसे लेकर बना हुआ है। और नए सिरे से एक बार फिर अब विपक्ष रणनीति बनाने की नए सिरे से विपक्ष को जरूरत है, क्योंकि हिंदी बेल्ट के जितने भी राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, राजस्थान की बात करूं या छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, यानी कि हिंदी बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो इन राज्यों में बीजेपी ने कड़ी बड़ी हार जो है यहां पर विपक्ष को दी, जिसके बाद अब एक नए सिरे से नई रणनीति बनाने की जरूरत विपक्ष को है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक भी होनी है, हालांकि ये कब होगी इसकी डेट अभी तक सामने नहीं है और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर आगे अब जो कांग्रेस है वो किस तरीके की रणनीति बनाने वाली है, क्या कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से इंडिया गठबंधन 2024 तक चलने वाला है। क्योंकि देखिए आम चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं। जिस तरीके से पूरे विपक्षी गठबंधन का एक ही नारा है कि कैसे भी करके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है और इसके लिए अब उन्हें नए सिरे से रणनीति बनाने की बेहद जरूरत है। इससे पहले भी इंडिया गठबंधन की बैठक की बात कही गई थी, जिसमें ममता बनर्जी साहब कहते हुए नजर आई कि उन्हें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं है और इसी के साथ किसी ने अपनी तबियत का हवाला दिया। कुल मिलाकर वो बैठक नहीं हो पाई। लेकिन अब जो है आशंका जताई जा रही है कि 17 से 20 दिसंबर के बीच कभी भी ये बैठक हो सकती है और इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पूरा पैनल इसमें बैठाया जाएगा और तमाम सवाल जवाब इस पूरी चर्चा में होंगे। और जिस तरीके से 3 चुनाव के रिजल्ट हम सभी ने देखे कि किस तरीके से बीजेपी को एक बड़ी जीत मिलती हुई इन हिंदी बेल्ट के राज्यों में नजर आई और वहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता डॉक्टर आशीष हांडा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता जावेद अंसारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत जावेद अंसारी जी आप ही से। देखिए हिंदी बेल्ट के राज्यों की अगर मैं बात करूं तो कैसी हार जो है आपको झेलनी पड़ी वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं और आंकड़ा जो है बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई बीजेपी वहां से निकल गई। लेकिन अब नए सिरे से आपको रणनीति बनाने की जरूरत है और वहीं इंडिया गठबंधन की जो आपका इंडिया गठबंधन है उसकी बैठक की भी जो है आप लोग डेट फिक्स नहीं कर पा रहे। क्या कुछ चल रहा है आपका, कब तक आप ये बैठक करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर क्या रणनीति आप लोग आगे बनाने वाले हैं? हम जी बिल्कुल जल्दी बैठक होगी। आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि 17 से 20 तक होगी, होपफुली 19 में हो सकती है और 20 में भी हो सकती है, लेकिन जल्दी होगी। रणनीति ये होगी, उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, वो डिसाइड करेगी क्या मुद्दे होंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे सीट शेयरिंग होगी। आपने 4 विधानसभा चुनाव का जिक्र किया तो उसमें मैं बता दूं भाजपा से ज्यादा वोट हमें मिले, लेकिन सीटें हमें नहीं मिली, बहुमत हमें नहीं मिला, ये हम स्वीकारते हैं। और जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया, हम विपक्ष का काम पूरी तरीके से निभाएंगे। और 2024 को लेकर हमारा ये आकलन है कि काट की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है और हमारी देश की जनता बहुत जागरूक है और इस बार जनता मन बना चुकी है कि मोदी सरकार को हटाना है और देश को बचाना है। मोदी सरकार ने देश पे कर्ज 100 लाख करोड़ का कर दिया है, बेरोजगारी 45 साल की कर दी है और महंगाई आप जानती हो, सिलेंडर जो है पूरी दुनिया में सबसे महंगा भारत में बिक रहा है। युवा बेरोजगार है, कल किस तरह की घटना संसद में हुई ये भी हम देख रहे हैं। चाहे सीमाएं हो, चाहे बच्चों का भविष्य हो, चाहे हमारी संसद हो, कोई भी मोदी सरकार के हाथों में सुरक्षित नहीं है। तो विकल्प जो है वो इंडिया गठबंधन है और देश भी यही चाहता है, किसान भी यही चाहते हैं, युवा भी यही चाहते हैं और देश की जो महिलाएं हैं वो भी चाहते हैं। पिछले 8 सालों में 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट आई, उसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हर मुद्दे पे जो मोदी सरकार ने वादे किए थे वो फेल हो चुकी है। ठीक है आशीष हांडा जी, देखिए 3 राज्यों में प्रचंड जीत आप लोगों को मिली है, लेकिन सवाल ये कि जिन चेहरों पर आप लोगों ने दांव खेला है क्या ये उस कसौटी में खरा उतर पाएंगे? जिन चेहरों पर अभी आपने जो है दांव चला है, जो नए चेहरे आपने एकदम सरप्राइजिंग चेहरे जो है सबके सामने लाके सबको चौंका दिया है, क्या ये उस कसौटी पर खरा उतर पाएंगे? क्योंकि देखिए वो वीडियो भी हमने देखा जब शिवराज सिंह चौहान के साथ जो लाडली बहनें थी वो किस तरीके से उनसे लिपटकर रोती हैं और कहती हैं कि हमने वोट आपको दिया था। आशीष हांडा जी, आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को, निशा जी और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार।
निशा जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे और जो आपने पॉइंट्स उठाए, मैं दोनों का कोशिश करूंगा जवाब देने का। हाँ। अब क्या है, ये समझिएगा कि यहां पे कोई भी मैच जीतने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो होता है आपका खुद का अच्छा प्रदर्शन और एक होता है आपकी ऑपोजिशन टीम का खराब प्रदर्शन। और इसको ऊपर वाले की मेहरबानी कहिए कि हमारे साथ दोनों ही चीजें हैं। जहां पे मोदी की गारंटी है और सबको पता है कि एक अकेला सब पे भारी है, और वहीं पे इंडी गठबंधन जो है उसके खुलते हुए तार और एक दूसरे के बाल नोचने की प्रक्रिया धीरे धीरे हम सबके सामने आती चली जा रही है। अभी समझिएगा कि अभी बहुत सारे आंकड़े मेरे भाई ने दिए कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं कि अगर इनमें से एक भी आंकड़ा उन्हें गलत लगे, क्योंकि भारत की जनता को तो ये सारे आंकड़े सही लगते हैं कि ये मोदी सरकार है जिसने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, ये मोदी सरकार है जिसने 3 करोड़ लोगों को पक्का घर दिया, 12 करोड़ टॉयलेट बनाए गए, 12 करोड़ जलों में नल पहुंचाया गया, 10 करोड़ एलपीजी सिलेंडर बांटे गए, 27 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, 97,000 स्टार्टअप हुए जिसमें से 100 यूनिकॉर्न थे। निशा जी, 4 यूनिकॉर्न होते थे पहले, अब 100 यूनिकॉर्न है। 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि के अंतर्गत पैसा मिला। 6 गुना कृषि का बजट बढ़ा दिया गया। 1.33 लाख करोड़ सेटलमेंट पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत हुई। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। एक्सपोर्ट हमारा 750 बिलियन से क्रॉस हो गया। जन औषधि केंद्र में जहां 1 रुपए का सैनिटरी पैड और 70,000 के स्टंट की बजाय 7,000 का स्टंट मिलने लगा, वो आम जनता को क्लियर दिखाई देता है कि विकास पुरुष कौन है, वो कौन है जो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ लेके जा रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो राम मंदिर बनवाना हो, ट्रिपल तलाक हटाना हो, वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना हो, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कराना हो, ये किसके शासन में हुआ? पिछले 9 साल के अंदर जितना परिवर्तन इस देश ने देखा है वो सच में पिछले 70 साल में नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन जिस स्पीड से काम पिछले 9 साल में हो रहा है वो अपने आप में कीर्तिमान है। वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी 18 आ चुकी है। एयरपोर्ट डबल होके 74 से 148 हो गए हैं। मेट्रो 5 सिटी में थी जो 20 में आ गई है। नेशनल हाईवे की जो कंट्रीब्यूशन है वो 53,000 किलोमीटर बन चुका है। आप समझिएगा कि रूरल रोड भी अगर 3 लाख किलोमीटर बन जाए, हाँ। और इसके अलावा अगर 1.5 करोड़ युवकों को यूथ को ट्रेनिंग करके पीएम कुशल विकास योजना में जोड़ दिया जाए, तो क्या यह देश उन्नति की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा? लेकिन कुछ लोगों की आंखों पे इस तरह की पट्टी बंदी है कि उनको दिखाई ही नहीं देता कि इस देश में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यहां तक कि इंटरनेशनल गारंटी मोदी की अब मानी जानी शुरू हो गई है। हम सबने देखा पुतिन जी ने क्या बयान दिया, लेकिन यह कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग जो यहां के हैं उनको अभी भी दिखाई नहीं देता कि यह देश प्रगति के पथ पे अग्रसर है। और ऐसे में 2024 का इलेक्शन मुझे नहीं लगता हमें किसी भी गठबंधन से कोई भी किसी तरह की जिसको कहते हैं ना नाम मात्र भी हमें चिंता करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये वही गठबंधन है जो अब तक कितनी मीटिंग कर चुका। निशा जी, आपके दर्शक ये जानना चाहें तो पहली मीटिंग इन्होंने करी 22 जून को, जो कि बिहार में पटना में हुई, जिस मीटिंग के अंदर आप आदमी पार्टी और कांग्रेस गुत्थम गुत्था थी। किसी तरह से ममता जी ने उनको सुलझाने समझाने का प्रयास किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। दूसरी मीटिंग इन्होंने करी 17-18 जुलाई को बेंगलोर में। उस मीटिंग में भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि आखिरी टाइम तक आपने उसको बायकॉट करने की कही, और तब तक एनसीपी भी स्प्लिट होके इंटी गठबंधन का जो था और सिरा मजबूत होने की बजाय कमजोर कर चुकी थी। इसके बाद इन्होंने समझिएगा, इन्होंने कहा हम एक टीम बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनाएगी। 18 जुलाई की बात बता रहा हूं आपको। आज तक सीट शेयरिंग के ऊपर कोई बात हो नहीं सकी। निशा जी कहते हैं कि द रियल टेस्ट ऑफ द टायर इज व्हेन द टायर मीट्स द रोड। ठीक इसी तरीके से जब तक ये सीट शेयरिंग के ऊपर बात नहीं करेंगे ना, तब तक इनका गठबंधन कितना मजबूत है हम सबको तभी समझ में आएगा, और वो ये करने को तैयार नहीं है। आज की डेट में कांग्रेस जो खुद को बड़ा भाई मान के इस गठबंधन में रहना चाहती है, वापस आपके पास कौन उसको बड़ा भाई मान रहा है? ठीक है। रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कांग्रेस को अब कहां पर और किधर पर, आपको कहां पर लगता है कि रणनीति चेंज करने की जरूरत है? अपनी स्ट्रैटेजी जो है यहां से
कुछ दूसरी तरफ ले जाने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरीके से हिंदी बेल्ट के राज्यों को अगर हम देखें, जिस तरीके से हार मिली है कांग्रेस को, तो कहां पर रणनीति चेंज करने की जरूरत है कांग्रेस को? देखिए, एक तो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा इन राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे छत्तीसगढ़ हो, यहाँ वो कहीं न कहीं अपने जो है बिल्कुल आकंठ में डूबी रही और उसने ज्यादा विश्वास कर लिया कमल नाथ पर और ज्यादा विश्वास कर लिया गहलोत के ऊपर और उन्होंने पूरी की पूरी और भूपेश पर पूरा का पूरा चुनाव उन्हीं पर छोड़ दिया। उन्होंने टिकट जो कमलनाथ ने चाहा वो टिकट लिया, गहलोत ने जिसको चाहा टिकट दिलवाया, भूपेश ने जैसे चाहा राजनीति किया। तो इसमें हमें लगता है कि इन लोगों की अपनी मर्जी चली और उसके बाद कमलनाथ ने एक उत्तर प्रदेश का विपक्ष नेता, एक अपनी पार्टी का, पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अगर कुछ कहता है तो कमलनाथ चीफ मिनिस्टर और केंद्र में भी मंत्री और एमपी रहे, सब रहे, कहते हैं अखिलेश वो अखिलेश। ये क्या है भाई? एक चीफ मिनिस्टर रहा है, विपक्ष का इस टाइम नेता है, तो उसको अखिलेश, तो ये इनको कहीं बूबास ये लग रही थी कि मैं तो जीत ही रहा हूं, अखिलेश क्या यहाँ लड़ेंगे और क्या करेंगे। तो वो जो घमंड, जो प्राउड, वो शब्दों में निकल रहा था उनके, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत हुई है इनको। और सबसे ज्यादा दिक्कत अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास दिक्कत है। कांग्रेस के पास तो दिक्कत जो है वो है, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास दिक्कत ये है कि जो 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं निशा जी, उस तीनों में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, क्योंकि जब चुनाव हुआ था 2018 में, तो उन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में भी थी और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस। उस कांग्रेस की सरकार रहते हुए निशा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, तो राजस्थान में आप देखिए 25 में से 25, एक आरएसपी उनके जो गठबंधन था उसका जीता, यानी राजस्थान में 25 के 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जो है एनडीए के पास मौजूद थे। पूरे आप समझिए 24 तो बीजेपी के ही एमपी थे। और यही आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा में 28 लोकसभा के सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी पास थे। एक खाली जो है छिंदवाड़ा कमलनाथ का जो लड़का है वो वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। ठीक है, उस वक्त सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और छत्तीसगढ़ के अंदर 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 9 बीजेपी के पास थे। अब बीजेपी के पास 2024 के चुनाव के लिए बहुत गुणा भाग करना पड़ रहा है, बहुत माइनॉरिटी ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अगर आप राजस्थान में वोट की शेयरिंग आज देखिए तो बीजेपी पाए है 1,65,00,000 वोट और वही कांग्रेस पाए है 1,56,00,000 वोट। अगर इस शेयरिंग से चुनाव देख लीजिए तो 14 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे बीजेपी के और 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे कांग्रेस के, जो वोट मिला है। अब कल क्या होता है मैं नहीं समझता, मैं तो पत्रकार हूं, मैं आंकलन उसी से करता हूं। कल 25 सीट जीत जाए, 25 सीट है उसके पास, तो राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी मेहनत का विषय है। ठीक है आशीष, क्योंकि आप देखिए वो जो है वहां के मुख्यमंत्री हट गए, जो उन्होंने कहा था लाडली बहना, वो एक दिक्कत है बीजेपी के लिए। दूसरा जो है वो उनको हटाया, सिंधिया जी को नहीं दिया, तो वो एक दिक्कत है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीष जी जल्दी से एक रिएक्शन। आशीष जी निशा जी, सबसे पहले तो मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार रजा जी को ये बता दूं और आपके दर्शकों को भी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि अपने एमपीज को वहां पे चुनाव लड़ाना हमारा डिसीजन था, हमारे एमपीज का रेजिग्नेशन दिलाना हमारा डिसीजन था और हमारी आला कमान को बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है। हमारी आला कमान को मालूम है कि इस बार भी जो इलेक्शन लड़ा गया था वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था। कोई हमने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था। और आम जनता के बीच में जो एक धारणा बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि भैया कोई बात नहीं, विधानसभा में तो हम देखेंगे किसको देना है किसको नहीं देना, लेकिन लोकसभा में तो आएगा तो मोदी ही, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं। यही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबा था, यही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबा था। हिमाचल और कर्नाटक को शायद उन्होंने कुछ ज्यादा तवज्जो दे दी थी।
नहीं ऐसा है ना निशा जी। हाँ। ये कुछ लोग इसको कॉन्फिडेंस कहेंगे, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे। हाँ, लेकिन हाँ। ये हमारी कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। हाँ। कि हमें पता है कि हमारा जो कैडर है वो कैडर नाराज नहीं होता। हमारे यहाँ पे अगर हमने चौहान जी को नहीं बनाया तो वो मुंह फुला के नहीं बैठ गए हैं। हमारे यहाँ पे अगर हमने किसी और भी किसी को भी हम अगर नहीं कोई सीट देते हैं तो वो नाराज नहीं हो जाता है। हमारे यहाँ पे पार्टी का ठीक है। एक संगठित और एक जिसको कहते हैं ना, ठीक एक है। ऐसा योद्धा आशीष जी वापस आपके पास लौटूंगी। अमिताभ कुमार जी भी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ कुमार जी, अब बात कर ली जाए जो ये नए चेहरे हैं, सरप्राइजिंग चेहरे बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं, बिल्कुल नए चेहरे जिनका दूर दूर तक सीएम रेस में कहीं से कहीं तक नाम नहीं था, किस तरीके से देख रहे हैं इन सरप्राइजिंग चेहरों को आप? ये बढ़िया है। ये लोकतंत्र के लिहाज से और पार्टी के लिहाज से भी बढ़िया है और राजनीति के लिहाज से भी बढ़िया है। क्योंकि एक तो फायदा पार्टी को है कि नई लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार कर रही है वो। ठीक है, जिनके नाम नहीं चल रहे थे वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों को चुना है जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, पार्टी के लिए काम किया हुआ, संगठन के लिए काम किया है, समाज में काम किया हुआ है और मेहनती लोग हैं और उनके नेतृत्व क्षमता पे भी भरोसा है पार्टी। तो ये ऐसा होता है हमेशा। पहली बार कोई ना कोई मुख्यमंत्री पहली बार ही बनता है, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू करता है। तो एक किस्म की जो मोनोटोनी चली आ रही थी उसको भी उन्होंने तोड़ा है। जनता को भी फिर नए ढंग से नए राजा का स्वाद मिलेगा। और इनके सामने चुनौती होगी कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ कैसे तालमेल बिठाएं और जो वादे अभी पार्टी ने किए हैं उनको पूरा कैसे करें। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, खास करके। अमिताभ जी, आपकी आवाज शायद नहीं मिल पा रही। चलिए, अंसारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंसारी जी, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, उसकी दूसरी जो अभी बैठक होनी है उसकी तैयारी में लगे, दूसरी तरफ आप ही के घटक दल जो है मोदी की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है पर लोगों ने वोट दिया है। क्या लग रहा है कि ये 2024 तक चलेगा आपका ये गठबंधन? हमारा गठबंधन 100% चढ़ेगा, लेकिन हमारे गठबंधन की चर्चा होती है, मोदी के गठबंधन की चर्चा नहीं होती है। हाँ। इनकी गठबंधन तो कश्मीर में भी चर्चा इसलिए होती है ना, चर्चा इसलिए होती है क्योंकि आप बयान ही ऐसे दे देते हैं। देखिए, अखिलेश वखलेश बोल देते हैं आप, चर्चाओं का विषय आप खुद ही बन जाते हैं। ठीक है, भाजपा के नेता भी बहुत बयान देते हैं। आप सुब्रमण्यम स्वामी का बयान देख लेंगे तो पूरे दिन चर्चा की जा सकती है। और तमिलनाडु में इनका गठबंधन टूट गया, एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था, पंजाब में इनका गठबंधन टूट गया, महाराष्ट्र में इनका गठबंधन टूट गया। तो कमजोर ये हुए हैं। इस बार आपकी बैठक की जानकारी आपके सारे घटक दलों को तो रहेगी ना, क्योंकि इससे पहले जब हाँ, इसलिए पूछ रही हूँ, इसलिए कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि ममता बनर्जी अभी जब आप लोग बैठक करने वाले थे तो साफ कहती हुई नजर आई कि हमें तो किसी बैठक की कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि बैठक की जानकारी तो देंगे ना आप? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी, जानकारी भी रहेंगे, फैसले भी होंगे, सब कुछ होगा, भाजपा को किनारे करेंगे। और आशीष भाई ने बहुत सारे तथ्य बताए, आंकड़े बताए, मैं भी कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा इंटरनेशनल गारंटी है मोदी की। 97,000 भारतीयों को इलीगल डिटेन किया। अमेरिका में क्यों जा रहे थे भारतीय? 97,000, 1 लाख के करीब भारतीयों को डिटेन किया गया। कतर में 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा दी गई। आपकी तो इंटरनेशनल गारंटी थी। और कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत की सरकार, मैंने बीच में नहीं बोला था, दूसरा कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि भारत सरकार हमारे नागरिकों की हत्या करवा रही है, वो भी इंटरनेशनल गारंटी। अमेरिका सुन लीजिए स्वयं घोषित विश्वगुरु सुन लीजिए, एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप ही के पास अमेरिका ने भी आरोप लगाया कि हमारी नागरिकों की हत्या करने की साजिश रच रहे भारत के अधिकारी, वो भी इंटरनेशनल गारंटी है। जितनी इंटरनेशनल गारंटी थी, ऑस्ट्रेलिया मोदी जाते थे तो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था, श्रीलंका जाते थे तो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था, बांग्लादेश जाते थे तो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। और आपने देश को दिया क्या? जलता हुआ मणिपुर और मरते हुए सैनिक हमारे। 45 साल का बीज बोए, कुछ तो आपने बोए, भाई से भाई को लड़ाया, आपने भाई से भाई को लड़ाया। 200 हत्याएं हो चुकी है, 65,000 लोग कैंप में रह रहे हैं। आपने भाई से भाई को लड़ाया है। ये जो नफरत की राजनीति है, ये भारत को पीछे किया है, कमजोर किया है। ये केवल छवि चमकाने का जरिया है। मणिपुर को आपने जलता हुआ छोड़ दिया। प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए, चुनाव में तो 5 बार गए थे कि मैं ऐसा मणिपुर बनाऊंगा, वैसा मणिपुर बनाऊंगा। हमने वादा किया था। आपके राज्य में तो बॉर्डर ही सुरक्षित नहीं है। गृहमंत्री कहते हैं कि म्यांमार से आ रहे हैं लोग आतंकवादी, तो फिर आप बॉर्डर किसको सिक्योर करेंगे? कभी कहते हैं पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, कभी कहते हैं। ठीक है अंसारी जी वापस आ रही हो। अमिताभ जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अमिताभ जी
देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता का जो बयान आ रहा है, इससे साफ पता चलता है कि ये लोग बिल्कुल स्थिति को समझने को तैयार नहीं है। अभी बहुत जरूरत है इन्हें, एक तो अपनी पुरानी राजनीति से कदम हटाएं और सिर जोड़ करके बैठें, कुछ नए लोगों को, जिसमें कुछ बुद्धिजीवी भी हो मदद ले ले, कुछ पत्रकारों की मदद ले ले, कुछ समाजशास्त्रियों की मदद ले ले और कुछ आधुनिक जीवन की समझ रखने वाले लोगों को बिठा करके विपक्ष चिंतन करे कि किस तरीके से हमें भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करना है। इनके सारे मुद्दे ये पुराने तरीके से चल रहे हैं। मैं बार बार पिछले एक साल से चर्चाओं में कहता रहा हूं, वही उठाएंगे। अमिताभ जी, आप बता दीजिए। आप देश की दशा और दिशा कैसे और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए एक रोड मैप दीजिए। मैं सब बता सकता हूं, उसकी फीस लगेगी लेकिन बताइए, फीस भी बताइए, फीस देंगे हम आपको। ठीक है, मैं प्लानिंग भी करता हूं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सिर जोड़ के बैठिए और एक रोड मैप बना के और भाजपा की बातें करना बंद कीजिए। आप उसके नेगेटिव बातें भी करते हैं तो उसको प्रचार मिलता है, उसका नाम आ रहा है बार बार। उसकी बातें करना बंद कीजिए। आप क्या करेंगे जनता के लिए वो बताना शुरू कीजिए। उसमें नई चीजें जोड़िए। जो लकीर अभी खींची है नरेंद्र मोदी ने, उससे बड़ी लकीर की जो रूपरेखा है वो सामने रखिए और अपने नए लोगों को आगे लाइए। नेता का नई पीढ़ी को आगे लाइए और जनता से जुड़ाव आपका जो टूटा हुआ है ना, जो सेवा दल कांग्रेस का है, इसको खड़ा कीजिए भाई साहब। लोगों के साथ संपर्क ही आपने तोड़ लिया है। आपको पता ही नहीं चलता कि लोग किस बात पे खड़े होते हैं। रोजगार को लेके इतना रोना आप रोते हैं, लेकिन कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए। दो चार लोगों को संसद में जूते फेंकने के लिए भेजने से नहीं चलेगा काम। आप रोजगार के लिए भेजे, भाजपा के सांसद ने भेजा। चलिए ठीक है, ठीक है, भाजपा के सांसद के पास ठीक है, ठीक है। आशीष जी, आप आज संसद ठीक है। अमिताभ कुमार जी, थोड़ा समय मेरे पास लिमिटेड है। आशीष जी, आप अपनी बात रखिए। जी निशा जी, सबसे पहले तो हमें समझना होगा, कांग्रेस इंडी गठबंधन के पैर का बंधा वो पत्थर है जो उसको नीचे खींच रही है, क्योंकि अपने 54 साल के बालक के प्रति जो अंधा प्यार इनका है, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो इनको कहां तक लेके जा रहा है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर को ये अपना नेता बनाए घूम रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मोदी जी का जो नारा है ना, कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें सबसे बड़ी हमारी मदद हमारा ब्रांड एम्बेसडर और इनका 54 साल का युवा नेता ही कर रहा है। खैर एनी हाउ, वो उनका अपना पर्सनल इश्यू है, उससे हमें लेना देना नहीं है कि 55 में से 50 इलेक्शन उन्होंने हरा दिए, फिर भी वो इनका सर्वोच्च नेता कैसे बने हुए हैं वो ये जाने, इनका काम जाने। मैं थोड़ा डाटा और स्टैटिस्टिक्स आपके दर्शकों को बता दूं, क्योंकि जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती, तो 303 सीटों में से आपके दर्शक शायद ये जानना चाहेंगे कि 224 सीट ऐसी थी निशा जी जिसके अंदर वोट शेयर जो था बीजेपी का, इकलौता बीजेपी अलोन का कह रहा हूं, एनडीए का नहीं कह रहा, मोर देन 50% था 224 सीट्स में 303 में से। उसके मुकाबले की तैयारी है इनके पास। और बताता हूं मैं आपको, इन 303 सीट्स में से 106 सीट तो ऐसी थी जिसके ऊपर 7 स्टेट्स में थी ये 106 सीट, जिसके ऊपर डायरेक्ट हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ था और उन्होंने मुंह की खाई। कांग्रेस औसतन अगर मैं पकड़ूं तो ये 550 सीटों में से 450 से 500 सीटों पे तो अपने कैंडिडेट जरूर खड़े करती है, लेकिन अगर ये इंडी गठबंधन के ऊपर कायम रहे तो इनको 200 सीटों से ऊपर मिलेंगी ही नहीं। तो क्या ये 200 सीट अंसारी जी जल्दी से देने के लिए तैयार है? जी, अभी अमिताभ भाई ने एक बात बोली कि उससे मोदी जी से बड़ी लकीर हमें खींचनी पड़ेगी। हम ऐसी लकीर नहीं खींचेंगे जिसमें झूठ को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाए हो। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो सच बोलता है, हर कदम पे वो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। हम ऐसी लकीर नहीं खींचना चाहते। हम अपने तरीके से मोदी को हराएंगे और वो सत्य और अहिंसा का रास्ता है। हमारी नीतियां उसकी गवाही है, साक्षी है कि हमने देश को आगे बढ़ाया। ये तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। 6 लाख करोड़ की संपत्ति 2024 तक देश की बेचने वाले हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया पार्लियामेंट में, खूब सारे लोग बेरोजगार हैं, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है। इनके आंकड़े आधे फर्जी है, जैसे जीडीपी का आंकड़ा है ऐसे ही फर्जी है। इनके जितने मंत्री हैं वो केवल ट्रोल मंत्री है। इवेंट मैनेजमेंट का क्या होता है? देश की संपत्ति कौन बेच सकता है? मोदी जी बेच सकते हैं, अडानी को एयरपोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। अंसारी जी, लेकिन आपको भी समझना होगा कि थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। देखिए, आपने कहा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी से मोदी जी को हराएंगे,
लेकिन आप ही की स्ट्रैटेजी से आप खुद के राज्यों को हार गए। जिन राज्यों में आपकी अच्छी खासी पकड़ थी, आप उन्हीं राज्यों को हार गए। फिलहाल मोदी जी भी हार बहुत गए शुक्रिया आप चारों का, आप चारों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। और चलिए मेरे साथ सत्ता का टेम्परेचर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।